विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। आप देख रहे हैं कि इस लॉकडाउन की स्थिति में सबका बुरा हाल है, लेकिन मैं सही बात बताऊँ तो वैसे लोगों के लिए अच्छा दिन है, अच्छा समय है, जो अपने आप को पढ़ने में खुशी महसूस करते हैं। और सच में दिन तो है, खराब चल रहा है समय, लेकिन हमें समझना चाहिए और खूब मन लगा के पढ़ना चाहिए। आप देख रहे हैं कि जिस तरह की स्थिति बन रही है, समय बढ़ेगा। लॉकडाउन की स्थिति भी लग रहा है कि थोड़ा और बढ़ेगा। तो ऐसे में आप सिर्फ बोर्ड के रिजल्ट आने के इंतज़ार न कीजिए, आप थोड़ा सा अगले क्लास के लिए कुछ पढ़िए। और इसी क्रम में आज मैं क्लास 11th का फिजिक्स स्टार्ट करूँगा। देखिए, क्लास 11th का फिजिक्स का जो सिलेबस है वो हम डिस्कस करेंगे, बाद में करेंगे। लेकिन आपको पता है कि फिजिक्स और मैथ्स जो है, इनका रिलेशन बहुत पुराना है। ये कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि फिजिक्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे मैथमेटिक्स का भी डेवलपमेंट हुआ। आपको पता भी होगा कि न्यूटन ने बहुत सारे लॉज को इलेबोरेट करने के लिए नए नए तरह के मैथमेटिक्स को डेवलप किया। उन्हीं में से एक मैथमेटिक्स जो था आपका, वो था कैलकुलस। और इस कैलकुलस का हम लोग फिजिक्स में बारंबार यूज़ करते हैं। सिर्फ कैलकुलस ही नहीं, और भी पार्ट हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका बाइनोमियल थ्योरम हो गया, जैसे कि आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया, जैसे कि आपका अलजेब्रा भी हो गया। कई बार अलजेब्रा भी हम यूज़ करते हैं। उसके बाद से आपका कैलकुलस है ही, और भी कुछ पार्ट्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। तो अपने फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले अगर हम ये समझ लें कि मैथमेटिक्स के वो कौन कौन से पार्ट हैं जिनका बार बार हमें यूज़ करना है, तो मेरा विश्वास है कि फिजिक्स पढ़ना और आसान हो जाता है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग कम से कम कोई एक टॉपिक या दो टॉपिक हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स वाला, जो कि फिजिक्स में बार बार यूज होता है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये वो टॉपिक हैं जो न सिर्फ आपको फिजिक्स में हेल्प करेंगे, बल्कि मैथ्स में भी काफ़ी कुछ आपको हेल्प करेंगे, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे इनफैक्ट। दूसरी बात ये है कि मैं आपको उस हद तक बताऊंगा जहाँ तक, जिसको हम ना तो बहुत डेप्थ कहेंगे, नहीं बहुत कम कहेंगे, लेकिन इतना जितना से कि हमारी समझ इतनी हो जाए कि हम फिजिक्स में कभी मैथमेटिक्स के इन बातों को जब हम यूज़ करेंगे तो हमें काफ़ी सुविधा लगेगा, हमें लगेगा कि हाँ ठीक है। इन्हीं में से एक पार्ट है आपका कैलकुलस। कैलकुलस मैथ्स में खूब यूज़ होता है। आज तो कैलकुलस इतना ब्रॉड होता जा रहा है कि पूरा का पूरा एक मैथमेटिक्स का एक बड़ा ब्रांच है। बड़े क्लासेस में तो मोटी मोटी किताबें हैं इसके लिए। बहरहाल हम कैलकुलस को स्टार्ट करते हैं, और कैलकुलस के दो पार्ट हैं। पहला जो पार्ट है आपका वो होता है डिफरेंशियल, और दूसरा जो पार्ट है आपका इंटीग्रल। आपको स्टार्टिंग में ही मैं बता दूं कि ये एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं। जहां डिफरेंशिएशन कहता है कि डिमिनिश करना है, ये डिमिनिश करता है, क्या करता है, ऑर्डर ऑफ फंक्शन को। जहां पे डिफरेंशिएशन में या डिफरेंशियल फिजिक्स में, डिफरेंशियल कैलकुलस में हम बात करते हैं कि फंक्शन का ऑर्डर डिमिनिश हो जाए, यहाँ पे हम इंक्रीज की बात करते हैं। किसका, क्या इंक्रीज करते हैं, ऑर्डर ऑफ फंक्शन। ज़्यादा परेशान नहीं होना, अभी थोड़ी देर बाद आप ये सारी बातें समझ जाएंगे। बस आपको इतना समझना है कि डिफरेंशियल और इंटीग्रल फिजिक्स जो हैं, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स पार्ट हैं। धीरे धीरे आप ये बात समझ पाएंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंशियल फिजिक्स के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी एस्पेक्ट हैं डिफरेंशियल फिजिक्स के या डिफरेंशियल कैलकुलस के, आज हम सब समझेंगे। और डिफरेंशियल कैलकुलस 11th में भी आप पढ़ेंगे, 12th में भी आप पढ़ेंगे।
मैं आपको एक आइडिया देता हूँ डिफरेंशियल कैलकुलस का। आज हम बात करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में, है ना। देखेंगे कि ये डिफरेंशियल कैलकुलस क्या है और क्या इसके फिजिक्स में एप्लीकेशन है। सबसे पहले तो हम थिंकिंग करते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन है ना। हमारे पास कोई फंक्शन है, फंक्शन क्या है इसके बारे में भी आपको आइडिया नहीं है, थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ। देखिए, फंक्शन का सीधा सीधा मतलब है कि x के ईच वैल्यू के लिए, मतलब ईच वैल्यू ऑफ x, हमें y का कुछ वैल्यू मिलेगा, सम वैल्यूज। ध्यान दीजिएगा, अगर हम जैसे मान लीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन है, हमें मालूम है कि x के ईच वैल्यू के लिए हमें क्या मिलेगा, y का कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। हम बोलेंगे कि y इज अ फंक्शन। तो ज़्यादा ऐसा नहीं होना है। फंक्शन का मतलब होता है जिसमें हम वेरिएबल को बदलते जाएं तो हमें कुछ ना कुछ फंक्शन का वैल्यू मिलता जाए, तो वो फंक्शन है। इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ेंगे अपने 11th क्लास में, 12th क्लास में। फिलहाल हमारा मोटो है डिफरेंशियल कैलकुलस को अच्छे से समझना। देखिए, तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, है ना, और मान लीजिए कि हम x में स्मॉल चेंज करते हैं। क्या करते हैं हम? x में स्मॉल चेंज करते हैं। सीधी सी बात है कि जब हम x में चेंज करेंगे तो चेंज किस में देखेंगे हम? y में चेंज देखेंगे। y में भी चेंज होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि y जो है फंक्शनल वैल्यू है। तो कहा जाता है कि अगर हम स्मॉल चेंज करें x में, है ना, किस में चेंज करें स्मॉल? x में, तो स्मॉल चेंज की वजह से y में स्मॉल चेंज होता है। और ये जो रेशियो है y में चेंज का, है ना, y में चेंज का किसके रिस्पेक्ट में? x के चेंज के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जब चेंज की बात करते हैं तो हम डी लगाते हैं। डी का मतलब होता है, अभी आप समझेंगे, डेल्टा से पहले बात समझते हैं। जब भी हम चेंज की बात करते हैं तो चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन आता है? डेल्टा आता है। जब भी हम चेंज की बात करेंगे तो चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन आता है? डेल्टा। तो अगर हम x में चेंज करते हैं तो चेंज y में होगा। तो जो चेंज होता है y में, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, इसको बोलते हैं हम लोग फ्रैक्शनल चेंज। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल चेंज। लेकिन ध्यान दीजिए, जब ये डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है, दैट इज डेल्टा एक्स इतना छोटा हो, इतना छोटा हो कि डेल्टा एक्स में, यानी एक्स में होने वाला जो चेंज हो वो इतना छोटा हो, इतना छोटा हो कि वो जीरो की ओर टेंड्स करे। ये जो एरो दिख रहा है आपको, ये आता है टेंड्स के लिए, टेंड्स टू। हम बोले एक्स में चेंज किया तो वाई में चेंज होता है। तो जो रेशियो आता है वाई में चेंज का डिवाइडेड बाय एक्स में चेंज, यानी वाई का चेंज किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में, इसको क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल चेंज। फिर मैंने आगे बताया कि यदि एक्स में चेंज बहुत ही स्मॉल हो, इतना छोटा हो कि वो चेंज नेग्लिजिबल हो, बहुत ही छोटा हो, कहाँ जा रहा हो? ये जीरो की तरफ जा रहा हो। एक्स में होने वाला चेंज इतना छोटा हो, इतना छोटा हो कि लगे कि वो तो कुछ हुआ ही नहीं, यानी कि वो चेंज कितना हो? जीरो की तरफ टेंड्स कर रहा हो। इसी को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल, यानी कि इतना छोटा, इतना छोटा, अनंत सूक्ष्म, वेरी स्मॉल, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल। तो अब जो वैल्यू होगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का, इसी को बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वाई।
with respect to x। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? और फिर समझते हैं। देखिए, हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, हमने x में चेंज किया, x में चेंज किया, इसके वजह से हमारे y में भी चेंजिंग हुई, y भी चेंज हुआ, तो y में चेंज डिवाइडेड बाय x में चेंज, इसको क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल चेंज कहते हैं। लेकिन जो हमारा डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसमें होने वाला चेंज इतना छोटा हो, इतना छोटा हो कि हम उसको बोले कि वो जीरो की तरफ जा रहा हो, इसी बात को हम कहते हैं इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल। एक्स में चेंज कितना है? इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल। तो अब जो रेशियो होगा, आपका y में चेंज डिवाइडेड बाय x में चेंज, कब? जब हमारा x में चेंज बहुत छोटा हो। किसमें चेंज छोटा हो? x में। यानी अब हमने कंडीशन लगा दिया। क्या कंडीशन लगाया? लिमिट लगा दिया हमने। क्या है लिमिट? डेल्टा x कहाँ जा रहा है? जीरो की तरफ। तो अब जो ये रेशियो आएगा, किसका रेशियो? चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? dy dx। इसको पढ़ते क्या है? d dx ऑफ y। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? दबाव नहीं लेंगे। पहली बार हम समझ रहे हैं। कोई नया कॉन्सेप्ट पहली बार जब आता है तो हमारा जो काम होता है वही होता है कि हम पूरे शिद्दत से समझने की कोशिश करें, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं समझाऊं। आप समझ पाते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ पाते हैं तो फिर से कोशिश करेंगे। देखिए, पहला पॉइंट मैंने बताया कि हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। एक्स में चेंज करेंगे तो y में चेंज होगा, x में चेंज करेंगे तो y में चेंज होगा। तो जो y में चेंज हुआ डिवाइडेड बाय x में चेंज, इसको क्या बोलेंगे? फ्रैक्शनल चेंज, है ना। लेकिन जब हमारा डिनोमिनेटर यानी कि चेंज इन x इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल हो, इतना हो छोटा, इतना छोटा हो कि वो कहाँ जा रहा हो? इसका चेंज जीरो की तरफ। तो अब जो वैल्यू आएगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, उसको क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? dy बाई dx से। इसको dy बाई dx पढ़ते नहीं है, इसको प्योरली पढ़ा जाए तो क्या पढ़ते हैं? d dx ऑफ y। क्या आप मेरी बात समझ पाए? पूरे बात को मैं समराइज करता हूं, आप ध्यान से देखेंगे। आप मेरे साथ साथ बोलेंगे। हमारे पास क्या है? y इक्वल टू एफ एक्स। हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। एक्स में चेंज करेंगे तो किस में चेंज होगा? y में। तो y में जो चेंज होता है डेल्टा से रिप्रेजेंट किया, x में जो चेंज होता है उसको भी डेल्टा से रिप्रेजेंट किया। इसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल चेंज। फ्रैक्शनल चेंज। अब हमने कहा कि डेल्टा x इफ change in delta x is infinitesimal small। यानी अब हमने कंडीशन लगा दिया। क्या कंडीशन लगाया? इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल। इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल का मतलब होता है, अब हमने क्या लगा दिया? कंडीशन लगा दिया। कैसा कंडीशन? कि जो x में चेंजिंग है वो कहाँ जा रहा है? जीरो की तरफ। समझ पा रहे हैं मेरी बात? देन अब जो चेंज होगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x अंडर कंडीशन। कौन सा कंडीशन है? x का चेंज बहुत छोटा होना चाहिए। इसका डिफरेंशिएशन ऑफ y किसके रेस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू x, एंड डिनोटेड बाय
इसको पढ़ेंगे क्या, dx ऑफ y। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं क्योंकि ये आपके काम की चीज है। अगर आपने नोट किया तो मैं इसे मिटाऊंगा फिर। उम्मीद करता हूं कि आप इसे नोट कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, आप ध्यान देंगे। देखिए, अगर आप मेरी बात ये नहीं समझ पाए हैं तो भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें अल्टीमेट एप्लीकेशन पे जोर देना है, ठीक है ना। फिर भी आप परेशान नहीं होंगे। तो अगर कहीं पे लिखा हो ddx ऑफ y, तो इसका क्या मतलब है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये शॉर्ट फॉर्म है ना, विद रिस्पेक्ट टू x। इसी को हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। इसी को हम बोलते हैं इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन y with respect to infinitesimal change in x। आप एक बात और समझेंगे, मैथमेटिक्स की दुनिया में इस रिप्रेजेंटेशन के और भी पार्ट हैं। हम इसको y डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, समझ पा रहे हैं मेरी बात। इसी को हम y डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सबका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या हम बोले डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप चाहें तो इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद से हम समझेंगे कि डिफरेंशिएशन के क्या रूल्स हैं और हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसे मिटाता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप इसे नोट कर चुके हैं। अगर नोट नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो रोक के आप नोट करेंगे। क्या आप अभी तक ये छोटी छोटी बातें समझ पाए हैं? अगर समझ पाए हैं तो मान कर चलिए कि आप अपने आप को समझिए कि आपका ब्रेन ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है आपके ब्रेन के साथ। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम समझेंगे कि क्या है रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। देखिए, जो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन है, क्या है वो आप समझिएगा। सबसे फर्स्ट रूल ये कहता है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन हो जिसका पावर n हो, ध्यान दीजिएगा, एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगा। अगर हमारा फंक्शन x का है ना, यदि वेरिएबल्स x हैं तो हम चेंज किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। अगर हमारा वेरिएबल y है तो चेंज किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे, y के रिस्पेक्ट में। अगर हमारा वेरिएबल t है तो डिफरेंशिएशन या चेंज किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे, t के रिस्पेक्ट में। अगर हमारा वेरिएबल z है तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में। अगर हमारा वेरिएबल कुछ भी p q r s t है तो जिस टाइप का वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में हम चेंज फाइंड करते हैं। क्योंकि अगर हमारा वेरिएबल x है, हम y के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो वो चेंज 0 हो जाएगा। अगर हमारा फंक्शन t का है, हमने डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में किया तो हमारा डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। स्पेशल केस में उसका हम डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं, लेकिन नॉर्मल डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जब भी हम x का फंक्शन लेंगे तो हम डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। एक बात और मुझे आपको बताना चाहिए। देखिए, जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक ऑपरेटर यूज करते हैं। यह एक ऑपरेटर है। क्या है ये, ऑपरेटर है।
ये ऑपरेटर कहता है कि डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मान लीजिए हमें विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएशन करना है, तो ऑपरेटर क्या लेंगे हम, डी डी वाई। ये क्या है, ये भी ऑपरेटर है, लेकिन ये किसको बताएगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। मान लीजिए हमने ऑपरेटर ले लिया डी डी सेट, इसका मतलब क्या है, ये भी ऑपरेटर है। ये क्या बताएगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड। मान लीजिए हमारा ऑपरेटर डी डी टी है, ये भी ऑपरेटर ही है। ये क्या बताएगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। क्या ये बातें आप समझ पा रहे हैं, ये सब के सब ऑपरेटर हैं, है ना। और आप इसको भी नोट करेंगे, है ना। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर रूल्स पर चलेंगे। क्या आपने नोट किया, अगर आपने नोट किया तो मैं इसे इरेज करता हूँ। अब हम लोग आते हैं रूल्स देखेंगे डिफरेंशिएशन के, है ना। तो चलिए अब हम रूल्स की बात करते हैं। तो अब तक हम क्या सीखे, एक बार मैं क्विक वे में रिवाइज करा दूं, ध्यान देंगे आप। अभी तक हम ये समझें कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, हम x में स्मॉल चेंज करेंगे तो चेंज कहाँ दिखेगा, y में दिखेगा। अगर हम y में चेंज का रेशियो x में चेंज के रेशियो के साथ फाइंड करें तो इसको क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल चेंज बोलेंगे। अगर हम x में चेंज इनफाइनेटेसिमल स्मॉल ले लें तो y में होने वाला चेंज डिवाइडेड बाय x में होने वाले चेंज को हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, dy डिवाइडेड बाई dx से रिप्रेजेंट करते हैं। पढ़ते क्या है इसे, डी डी एक्स ऑफ वाई। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप अभी तक सारी बातें समझे हैं। और जो मैंने ऑपरेटर वाली बात बताई कि डी डी एक्स ऑपरेटर है जो बताता है कि एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज हम नोट करना चाहते हैं। हमने बताया डी डी वाई भी एक ऑपरेटर है जो बताता है कि वाई के रिस्पेक्ट में चेंज हम फाइंड करना चाहते हैं। डी डी जेड इज आल्सो ऑपरेटर विच टेल्स अस दैट चेंज इज गोइंग टू बी डिटरमाइंड विद रिस्पेक्ट टू जेड। डी डी टी इज आल्सो एन ऑपरेटर which tells us the change is going to be determined with respect to t। इन सब बातों के साथ अब हम तो आइए अब हम देखते हैं कि डिफरेंशिएशन के क्या रूल्स हैं। इसमें से जो फर्स्ट रूल है आपका वो ये कहता है कि अगर हमने ऑपरेटर डी डी एक्स लगा दिया, डी डी एक्स का मतलब क्या है, हम जिस फंक्शन का भी चेंज देखेंगे, चेंज का मतलब डिफरेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, x के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो हमारा फंक्शन क्या होगा, फंक्शन भी x का ही होगा। x टू द पावर n का जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन देखते हैं तो पावर आ जाता है पहले और x का एक पावर कम हो जाता है। दूसरी की बात करते हैं, जब हमारे पास ऐसे बहुत सारे पावर हो, x का पावर n हो, x का पावर m हो, तो हम दोनों को अलग अलग कर लेते हैं और अलग अलग करके हम अलग अलग फाइंड कर लेते हैं। जब भी डी डी एक्स दिखे इसका मतलब है कि चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका भी मतलब है चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप समझ पा रहे होंगे अभी तक की सारी बातें। और ये हो जाएगा, पावर आएगा बाहर और x का एक पावर कम हो जाएगा और यहाँ भी ऐसा ही होगा, पावर आएगा बाहर, x का एक पावर और कम हो जाएगा। हम एग्जाम्पल्स के हेल्प से सारी बातें अच्छे से समझेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। तीसरे पॉइंट पर आते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर log x हमारा कोई फंक्शन है, आपके माइंड में एक क्वेरी आ रहा होगा कि ये log क्या चीज़ है। log भी एक ऑपरेटर है, किसी फंक्शन पे आता है तो एक नया फंक्शन बना देता है। तो x कोई फंक्शन था, log आकर के नया फंक्शन बना दिया। जब इस तरह का डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो ये होता है आपका 1/x। चौथा जो है आपका रूल वो ये कहता है कि अगर हम डिफरेंशिएशन फाइंड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, हमारे पास e रेज x का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
ये भी एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यह एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है जो बताता है कि x में जब हम स्मॉल चेंज करते हैं तो जो हमारा फंक्शनल वैल्यू है वो रैपिडली चेंज होता है और इसका डिफरेंशिएशन चेंज नहीं होता, इसका डिफरेंशिएशन वही हो जाता है। इसको पढ़ते हैं e पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। तो ये 4 बातें मैंने आपको बता दी, आप पहले से नोट कीजिए ताकि मैं और बातें बताऊं और फिर हम एग्जाम्पल्स के द्वारा एक एक बात को अच्छे से समझेंगे और मुझे विश्वास है कि आप सारी बातें आज समझ जाएंगे। आप इसे नोट डाउन करें ताकि हम आगे बढ़ें। सकते हैं कि जब भी कोई कांस्टेंट होता है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। दूसरा है कि कांस्टेंट हो और कोई फंक्शन हो साथ में तो कांस्टेंट आता है बाहर, हम डिफरेंशिएशन किसका करते हैं, x पावर n का, और ये कितना हो जाएगा आप मुझे बताएंगे। c बाहर ही रहेगा, n भी आ जाएगा और x का पावर क्या हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, है ना। अगला जो हमारा है पार्ट वो ये कहता है कि अगर आप a पावर x का आप अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा a क्या है, मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ। a आपका कोई इंटीजर होगा और x क्या है, वेरिएबल। तो ये होता है आपका a रेज x यानी a पावर x लॉग a बेस e, है ना। एक बार फिर देखेंगे a पावर x लॉग a बेस e, है ना। तो ये आप समझेंगे। अगला जो पॉइंट है आपका, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी होते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स आप पढ़ चुके हैं। तो अगर हम साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हो जाता है आपका कॉस एक्स। अगर हम कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हो जाता है आपका माइनस साइन एक्स। अगर हम tan x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हो जाता है आपका सेक स्क्वायर एक्स। अगर हम लोग करते हैं cot x का डिफरेंशिएशन तो हो जाता है आपका माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अगर हम करते हैं सेक x का डिफरेंशिएशन तो वो हो जाता है आपका सेक एक्स tan x। कुछ और पार्ट में राइट में लिख रहा हूँ, आप देखेंगे। अगर हम लिखते हैं सेक एक्स हमने देख लिया। अगर हम लिखते हैं कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन, ये हो जाता है आपका माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अगर हम लिखते हैं अंतिम आपका बचता है सेक एक्स भी हम लोगों ने कर दिया, ठीक बात है। ये सारी की सारी बातें थी, आप इसको नोट कीजिए ताकि हम अगले फॉर्मेट में चलें और अगले फॉर्मेट को नोट करने के बाद से अब हम क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। आप इसे नोट डाउन कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप नोट कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे पास दो फंक्शन है सेपरेट, है ना। क्या है वो फंक्शन, y इक्वल टू यू इंटू वी। यू अलग फंक्शन है, v अलग फंक्शन है। तो जब हम y निकालेंगे, dy बाई डी डी एक्स ऑफ y निकालेंगे, मान लीजिए कि ये u प्लस माइनस v के रूप में है। तो जब हम निकालेंगे तो सबसे पहले तो पहले का डिफरेंशिएशन हम कर देंगे। ध्यान रहे किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही प्लस माइनस रहेगा dv अपॉन dx। अगर आप नहीं भी समझ पा रहे हैं तो परेशान नहीं होना है, थोड़ी देर बाद आपको सारी बातें स्पष्ट समझ में आने लगेंगी। ये था आपका 15 नंबर।
और भी है एक, आप देखेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास अगर y इक्वल टू यू इंटू वी हो, ये प्रोडक्ट में है, और हम इनका डिफ्रेंसिएशन फाइंड करना चाहते हैं, तो ये होता है आपका फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन। ये u है, आप देखेंगे ये u। इसी तरह से डिवीजन के लिए भी रूल है। मान लीजिए अगर हमारे पास y हो, ये u अपान v के रूप में हो, तो हम डिफ्रेंसिएशन निकाल सकते हैं कैसे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आप समझेंगे, नीचे जो रहेगा पार्ट वो रहेगा आपका स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। क्या रहेगा नीचे, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा आपका डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर, राइट, माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ये पूरी की पूरी बातें हैं। आप इन तीनों को भी नोट कीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। विद्यार्थियों, अब हम लोग एप्लीकेशन पे आ जाते हैं कि इतने सारे तो हमने बातें समझ ली हैं। अब हम देखेंगे कि अब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं कि जितने भी बातें हमने सीखी हैं उसका एप्लीकेशन क्या है, किस तरह से हम अप्लाई करें, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने पुरानी बातें कम समझी हैं या नहीं समझी हैं तो परेशान होने की बात नहीं है, आप एक दो बार उसको रिवाइज करेंगे, आप बातों को समझ जाएंगे। और अब हम एप्लीकेशन पर आते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बहुत सारे फंक्शन दिए गए हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ, पहला फंक्शन है आपका x टू द पावर 5, दूसरा फंक्शन है आपका x टू द पावर 5/2। ऐसे ही बहुत सारे फंक्शन हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी हम जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो फर्स्ट फॉर्मूला यानी कि डी डी एक्स पावर n पर बेस्ड होगा। देखिए, मेरा जो मोटो है वो ये है कि हर फॉर्मूले पे दो दो या चार चार, मिनिमम चार चार क्वेश्चंस हम करें ताकि आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि फॉर्मूले का जो भी हम सीख कर आए हैं, पीछे के डिफरेंशिएशन के रूल्स, उनका एप्लीकेशन क्या है। तो जो पहला एप्लीकेशन है वो नंबर फर्स्ट के बेस्ड है। आप देख पा रहे हैं, हम हर जगह यही यूज करने वाले हैं। और भी मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ जैसे कि आप देखेंगे। अब हम समझते हैं कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम कैसे बनाएंगे। देखिए, जितने भी अभी तक हमने रूल्स पढ़े हैं उनमें से जो फर्स्ट रूल है इसका, जिसका मतलब है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज एन, एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन जो हमने देखा था एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। ये जो जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखे हैं, एक और मैं लिख देता हूँ और अच्छा रहेगा। ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं सब के सब केवल और केवल फर्स्ट रूल पे डिपेंडेंट हैं। आप देखेंगे कि इनको हम कैसे बनाएंगे, तो आप ध्यान देंगे और समझेंगे कि किस तरह से बनेगा ये। मैं साइड में वो रूल लिख देता हूँ जो हम यूज करने वाले हैं। यही रूल हम लोग बार बार यूज करेंगे। x पावर n का डिफरेंशिएशन n x पावर n माइनस 1, ध्यान रखेंगे आप, इसी को हम बार बार यूज करेंगे।
सबसे पहले हम आते हैं पहले क्वेश्चन पे। मैं कम से कम 2 या 3 मुझे बनाने दीजिए, उसके बाद आप बनाएंगे। हमारा पहला फंक्शन है x पावर 5। क्वेश्चन कहता है कि आपको डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। हमें पता है कि जब भी हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने जाते हैं, डिफ्रेंशिएशन एक प्रोसेस है ना। डिफ्रेंशिएशन क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। डिफ्रेंशिएशन एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को करने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑपरेटर चाहिए। कौन सा ऑपरेटर चाहिए, ddx। ये ऑपरेटर चाहिए हमें। कब चाहिए, जब हमारा फंक्शन x का हो। हम देख सकते हैं कि हमारा फंक्शन x का है, तो जब हम डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे तो क्या लगाएंगे हम, पहले तो ऑपरेटर लगा देंगे। ऑपरेटर नीडेड, ध्यान रखिएगा, ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी बार बार। तो जब हमारा फंक्शन x का है तो ऑपरेटर कैसा, x वाला ऑपरेटर चाहिए। ठीक बात है। अब हम कंपेरिजन करके देखते हैं। n के जगह पे बोलिए कौन है, आप देख सकते हैं 5 है। n के जगह पे 5 है, तो 5 क्या होगा, पहले आएगा। फिर आप देख सकते हैं कि x का पावर 1 कम हो जाएगा, 5 - 1। ठीक बात है। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, 5x पावर, ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्या ये बात आप समझ पाए, बहुत ही आसान है डिफरेंशिएशन, बहुत ही आसान है। तो चलिए अब हम लोग अगले पार्ट पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है आपका x टू द पावर 5/2। ठीक है। अब आप देखेंगे x का पावर 5/2 का डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने देखा n के जगह पे कौन है, ये n है, 5/2 ये आएगा पहले। और अब हम x में से क्या, x के पावर को कितना कम कर देंगे, 1 कम कर देंगे। तो हम देख सकते हैं कि ये हो जाएगा 5/2 x रेज टू द पावर 3/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। आपको जरा से भी प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को स्टॉप कीजिए और रिवाइज कीजिए, तब आप आगे बढ़िएगा। अब हम तीसरे पे चलते हैं। तीसरा जो अपना पार्ट है उसको भी आप देखेंगे। जो अपना तीसरा है उसको आप देखिए, ये आपका रूट एक्स। और जब भी रूट एक्स होता है तो एक्स का पावर हम लोग हाफ लिखते हैं। एक्स का पावर हाफ लिखने का मतलब ये हुआ कि एन की जगह पर कौन है, एन की जगह पे हाफ है। हाफ को हम बाहर ला देंगे, पावर से 1 कम करेंगे तो 1/2 - 1 होगा। इसका मतलब कि 1/2 बाहर, एक्स का पावर कितना, हाफ में से 1 घटाने का मतलब है -1/2 आएगा। आप चाहें तो आंसर यहीं पे छोड़ सकते हैं, या थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इसको इम्प्रूव्ड फॉर्म में लिख के हाफ एक्स का पावर -1/2 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए 1/x का पावर हाफ हो जाएगा। और फिर से 1/2 एक्स का पावर हाफ का मतलब रूट में होता है, तो रूट एक्स नीचे आ जाएगा। यहाँ पर भी आप आंसर कर सकते हैं। आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। अंत में आप कमेंट जरूर डालिए, मुझे बताइए कि आप कितना समझे हैं बातों को। मैं आगे बढ़ता हूं। अब बाकी जो क्वेश्चंस हैं इनमें से मैं चाहूंगा कि एक क्वेश्चन मैं और बता दूं। ये बड़ा वाला क्वेश्चन मैं एक बताता हूं और बाकी जो क्वेश्चंस हैं आप बनाएंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। मैं क्वेश्चन नंबर 7 बताता हूं। थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है ये, इसलिए मैं 7 बना देता हूं। हमारा जो पूरा का पूरा फंक्शन है वो इस तरह से है, x पावर 5 प्लस x पावर 4 प्लस x पावर 3 प्लस x पावर 2 प्लस x प्लस 1। क्या करना है हमें, डिफरेंशिएशन करना है। तो हमें क्या चाहिए, ऑपरेटर चाहिए, बिल्कुल चाहिए ऑपरेटर। हमने देखा कि ये फंक्शन के कई पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे बहुत सारे पार्ट हैं। तो हम इस ऑपरेटर को भी सभी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी हम बराबर में लिखेंगे तो लिखेंगे ddx। पहले ये ऑपरेटर जाएगा किसके पास, x पावर 5 के पास जाएगा। अगली बार ये ऑपरेटर कहाँ जाएगा, अगली बार ये ऑपरेटर जाएगा x पावर 4 के पास। अगली बार ये ऑपरेटर कहाँ जाएगा, x पावर 3 के पास। अगली बार ये ऑपरेटर कहाँ जाएगा, x पावर 2 के पास। ऐसे ही ऑपरेटर सबके पास जाएगा। अब हम सब पे ये रूल लगा देंगे, सेपरेट रूल अब लगाना पड़ेगा हमें। अब देखिए
सबसे पहला जो पार्ट है इसमें क्या होगा, 5 बाहर आएगा, 5 आ गया बाहर, पावर कम करेंगे तो एक पावर कम हो गया, x का पावर 4 हो गया। फिर अगले पार्ट में क्या होगा, 4 बाहर आएगा, क्योंकि पावर बाहर आता है। आप देखिए n बाहर आ रहा है ना, n बाहर आएगा और पावर एक कम हो जाएगा, फिर तो x का पावर कम हो गया। फिर अगले में देखिए आप 3 बाहर आएगा और x का पावर एक कम हो जाएगा। अगले में भी वही होगा, 2 बाहर आएगा, x का पावर कम हो जाएगा यानी 1 हो जाएगा। और लास्ट वाला जो टर्म है, ध्यान दीजिएगा, किसी भी क्वांटिटी का उसी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में जो चेंज होता है वो हमेशा 1 होता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, x, नीचे क्या है, x, x के रिस्पेक्ट में चेंज हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ये आपको याद रखना है। कैसे, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर x है तो x का पावर हम 1 लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं, तो 1 बाहर आएगा, x का पावर हमें कम करना पड़ेगा, 1 माइनस 1 करेंगे 1, एनी पावर 0 इक्वल टू 1, इसका मतलब 1, तो इसको भी आप याद रखेंगे। सिंपल है समझना। तो क्या ये पूरी की पूरी बात आप समझ पाए। और लास्ट वाला जो 1 है, 1 का डिफरेंशिएशन कितना, 0। हमारा अल्टीमेट आंसर क्या होगा, 5x पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हमारा अल्टीमेट आंसर होगा। क्या यहाँ तक आप पूरी बातें समझ पाए हैं। अगर आपको जरा भी परेशानी हो तो आप वीडियो को रोकेंगे और फिर रिवाइज करके आगे बढ़ेंगे। और मुझे नहीं लगता कि आप इन छोटी छोटी बातों में उलझेंगे, क्योंकि ये बहुत सामान्य सी बातें हैं और आप जिस लेवल पे अभी जा रहे हैं वहां तक तो ये बातें समझ में आना चाहिए। तो मैं इरेज करता हूं और अब हम दूसरी टाइप के क्वेश्चंस पे चलेंगे। हमने देख लिया कि फर्स्ट टाइप के जो हमारे पास डिफरेंशिएशन का रूल था उसको किस तरह से अप्लाई किया जाए। अब हम दूसरे तरह के रूल्स पे चलेंगे, आप इसको नोट डाउन कीजिए। मैं ये उम्मीद करूं कि आप ये नोट कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब आप याद करेंगे। अब हम दूसरे तरह के डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले पे चलते हैं। हो सकता है कि मैं फॉर्मूलों को आगे पीछे ट्रीट करूंगा, उससे आप परेशान नहीं होंगे। हम लगभग सभी तरह के जितने भी रूल्स हमने किए हैं सब पे मैं 2 4 5 क्वेश्चंस में करा दूंगा आपको। अब आपको डिफरेंशिएट करना है। ये है आपका नंबर फर्स्ट सेकंड ऐसे करके मैं दे रहा हूँ, आप ध्यान देंगे। पहला है आपका, आप याद कीजिए कि दूसरा जो होगा वो log x के रूप में होगा आपका। तो ये आपका log 3x x स्क्वायर log 5x प्लस 3 और लास्ट है आपका log 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8। आप log से परेशान मत होइएगा, log कुछ नहीं है, बस एक ऑपरेटर है जो किसी फंक्शन पे आके फंक्शन के कंडीशन को चेंज कर देता है, फंक्शन को स्पेशल टाइप का बना देता है। हम आगे भी समझेंगे, लॉग के बारे में भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि फिजिक्स में लॉग बार बार आएगा। अभी हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ रहे हैं, आने वाले टाइम पे हो सकता है कि दूसरे या तीसरे लेक्चर में हम लॉगरिथम को भी समझेंगे। मानकर चलिए जो मैथमेटिकल टूल्स के जो लेक्चर होंगे, मेरा जहाँ तक अनुमान है कि 3 या 4 लेक्चर में ये पूरी बातें खत्म हो जाएंगी। कोशिश किया जाएगा मिनिमाइज करने को, और तो 3 4 लेक्चर में ही सारी बातें हम समझ लेंगे, फिर हम लोग फिजिक्स स्टार्ट भी कर देंगे। अब हम समझते हैं कि इनको हम डिफरेंशिएट कैसे करें। क्या आप पहली वाली बात समझ गए, जो भी क्वेश्चंस मैंने लेफ्ट किए आप उसको करेंगे। अगर आपने नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे उस क्वेश्चन को फिर से कहेंगे कि सर मुझे ये नहीं आ रहा, मैं उसको फिर से अगले दिन डिस्कस कर दूंगा। लेकिन ध्यान रहे, डिस्कशन तभी हम करेंगे जब आप क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में डालेंगे और कहेंगे कि सर ये वाला पार्ट मुझे समझ में नहीं आया। चलिए देखिए, अब हम आगे समझते हैं। हमें पता है कि जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं log x का, ये हमारा फंक्शन है log x, तो ये आता है कितना
1/x। ये ध्यान में रख के हम चलेंगे और अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला जो अपना फंक्शन है वो ये है। सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, ऑपरेटर चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करने जा रहे हैं। क्या है हमारा फंक्शन, log 3x, राइट। अब देखिए जब हम लोग इसका डिफ्रेंसिएशन करने जाएंगे तो आप मुझे बताइए कि हमारा जो रूल है डिफ्रेंसिएशन का, उस रूल के हिसाब से log के पास क्या होना चाहिए, केवल x होना चाहिए। तो हम पूरे को थोड़ी देर के लिए x मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। तो log x के हिसाब से अगर हम चलें तो ये क्या हो जाएगा, 1/x 1/x 1/x। x को क्या हमने ट्रीट किया, 3x। 3x को हमने कैसे ट्रीट किया, केवल x मानते हुए ट्रीट किया, राइट। लेकिन वास्तव में तो ये केवल x है नहीं। हमने कुछ समय के लिए माना कि अगर ये x होता तो 1/x में लिखता, यानी 1/3x में लिखता। लेकिन चूंकि ये ओरिजिनली x नहीं है, ये अलग है। कौन अलग है, जो अलग है उसका फिर से डिफरेंशिएशन कर देते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं ये बात, एक बार फिर समझेंगे। अगर यहाँ पे x होता, अगर केवल x होता तो मैं फटाफट क्या लिखता, 1/y होता तभी मैं लिखता 1/y। z होता, z के रिस्पेक्ट में करता तो 1/z। k होता, k के रिस्पेक्ट में करता तो 1/k। 3x है तो 1/3x। लेकिन ये तो 3x है ना, हमारे पास जो रूल x के लिए है, तो 3x का डिफरेंशिएशन हम फिर से करेंगे। ऐसा बार बार आप देखेंगे कि हम थोड़ी देर के लिए इसे x मानेंगे, लेकिन ये x होगा नहीं और बाद में फिर से करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। ये हो जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ 3x, और ये फाइनली क्या हो जाएगा, 1/3x ऐसे ही रहेगा। नो डाउट, नो डाउट। 3x का आपको पता है कि जब भी हम वेरिएबल और कांस्टेंट एक साथ होता है तो कांस्टेंट आता है पहले, और x का अब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। ये आपका 1/3x बाहर रहेगा, 3 भी रहेगा। x का x के रिस्पेक्ट में किया तो कितना होगा, 1 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारे पास क्या आएगा, 1/x आंसर। क्या आप ये बात समझ गए? अगर आप ये बात समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझे 2 बार 3 बार आप रिवाइज करके देखेंगे। चलिए मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। पहले आप इसको नोट डाउन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम दूसरे मेथड को समझते हैं। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरह से कैसे सॉल्व करें आप देखेंगे। ये आपका log 3x। देखिए log का एक बेसिक रूल है, log का एक बेसिक रूल है। क्या है बेसिक रूल, जब भी log m इंटू n होता है तो ये हो जाता है आपका log m प्लस log n। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर m के जगह पे कौन है 3, n के जगह पे कौन है x। तो क्या हम यहाँ पे वो रूल नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं। हम क्या लिख देंगे इसे, log, पहले तो डी डी एक्स वैसे ही रहेगा, ऑपरेटर का तो काम है ऑपरेट करना, ये रहेगा। ये क्या हो जाएगा आप बताइए मुझे, log 3 प्लस log x। आप देख सकते हैं कि जो log 3 है वो एक कांस्टेंट है। क्यों है कांस्टेंट, क्योंकि log 3 का एक सर्टेन वैल्यू होता है। आप लॉगरिथमिक टेबल से इसको समझ भी सकते हैं, लेकिन इसका एक सर्टेन वैल्यू होता है, इसी वजह से यह क्या है, कांस्टेंट है। तो जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो log 3 का भी डिफरेंशिएशन होगा, प्लस ऑपरेटर दूसरी जगह भी जाएगा, किसके पास जाएगा, log x के पास जाएगा। लेकिन जब log 3 का डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, इसलिए ये हो जाएगा 0 प्लस log x का करेंगे तो 1/x। फाइनली अल्टीमेट आंसर हमारा क्या आया, 1/x। आप इसको नोट डाउन करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे नोट कर चुके हैं। आप नहीं किए तो नोट कर लीजिए ताकि हम अब आगे बढ़ें।
अब आप देखेंगे आगे, हमने log x के फॉर्मूले पे पहला क्वेश्चन देख लिया। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा जो अपना क्वेश्चन है वो है आपका log x स्क्वायर, इसको भी समझ लेते हैं, डी डी एक्स log x स्क्वायर। देखिए, log के जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो 3 हैं। मैं तीनों को एक बार लिख देता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। पहला है आपका log, जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे, m इंटू एन इक्वल टू log m प्लस log n। दूसरा जो फॉर्मूला आपका वो होता है log m अपान n इज इक्वल टू log m माइनस log n। और तीसरा जो आपका होता है वो होता है log m रेज n इज इक्वल टू n बाहर आता है log m। देखिए, ये जो क्वेश्चन है अपना सेकंड, इसको भी हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहला जो तरीका है कि एक्स स्क्वायर को हम क्या मानकर चले, एक्स मानकर चले, तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि 1/x एक्स की जगह पे जो भी हो 1/x हो गया। लेकिन ये x तो है नहीं, तो इसका फिर से डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि 1/x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन, पावर 2 बाहर आएगा, x का पावर 1 कम हो जाएगा 2-1। यानी हम कह सकते हैं 1/x स्क्वायर इंटू ये 2x है। सॉल्व करने के बाद से आप देख सकते हैं कि हमारा आंसर अल्टीमेट क्या आएगा, 2/x। दिस इज द राइट आंसर। ये था फर्स्ट मेथड। इसी को हम दूसरे तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप पहले इसे नोट कीजिए ताकि हम दूसरे मेथड पर बढ़ें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप नोट कर चुके हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे दूसरा मेथड क्या है इसका। आप नोट कर चुके हैं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। जो दूसरा मेथड है आपका वो है, एक छोटी सी प्रॉपर्टी है जो लॉग वाली जो मैंने लिखी है यहाँ पे, उसी को हम अप्लाई करके आगे बढ़ेंगे। अब देखिएगा, सेकेंड मेथड से इसी को कैसे सॉल्व करें, log x स्क्वायर को। हमें किसका डिफ्रेंसिएशन करना है, log x स्क्वायर का। आप देखेंगे, देखिए ये जो फॉर्मूला है आपका log का थर्ड, इसको हम अप्लाई करेंगे। m का पावर जब n होता है तो पावर कहाँ आ जाता है, पहले n log m हो जाता है। तो क्या हम इसको ऐसे लिखें, 2 को पहले ला दें, फिर से जो है आपका log में वही रहे log x। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो कांस्टेंट होता है उसको हम छोड़ देते हैं, कांस्टेंट 2 बाहर रहेगा। जो हमारा ऑपरेटर है डिफरेंशिएशन वाला, वो किस पे अप्लाई होगा, वेरिएबल वाले फंक्शन पे। इसका मतलब ये होता है कि 2 बाहर रहेगा और log x का डिफरेंशिएशन कितना, 1/x। तो अल्टीमेट हमारा आंसर कितना आ गया, 2/x। हमने पहले भी यही देखा था। तो मैं उम्मीद करूं कि आप समझ पा रहे हैं। अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप मुझे बताएंगे कमेंट के माध्यम से। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप नोट कर चुके हैं। चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, मैं तीसरे या चौथे में से किसी एक को बताता हूं ताकि आप समझ पाए आसानी से। चलिए हम सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो थोड़ा सा बड़ा है। अब हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं आपका 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 को। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखिए ये लॉगरिथम है, लॉग भी है यहाँ पे। आप समझेंगे ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है, अगर हम इस पूरे पार्ट को 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 को आप देखिए, एक बार ध्यान दीजिए। हम इसको सॉल्व करते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8। ये हमारा क्वेश्चन है। और जब हमें इसे सॉल्व करना होगा तो इस पूरे पोर्शन को, ये जो अंदर दिखाई दे रहा है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, इसको हम क्या ट्रीट करेंगे, बोलिए क्या ट्रीट करेंगे, x जब ट्रीट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/x के रूप में लिखा जाएगा। फिर हमें किसका डिफरेंशिएशन करना होगा, वो तो x है नहीं,
इसलिए इस पूरे पार्ट का हमें डिफ्रेंसिएशन फिर से करना पड़ेगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलिए 5x प्लस 8, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1/3x² प्लस 5x प्लस 8। आप बताइए 3x² का जब डिफ्रेंसिएशन, ये तीनों पार्ट में अलग अलग डिफ्रेंसिएशन का ऑपरेटर लगेगा, बिल्कुल लगेगा। आप देखिए आगे, इसमें हम क्या करेंगे कि ऑपरेटर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सबसे पहले ऑपरेटर कहाँ लगेगा? 3x² पे, तो 3 आएगा बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, तो ऑपरेटर सबसे पहले कहाँ लगेगा? x² पे, प्लस 5 बाहर आ जाएगा, ऑपरेटर कहाँ लगेगा? x पे लगेगा, और 8 पर भी ऑपरेटर लगेगा, इसको 0 करेगा, वो तो हमें पता ही है। अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 1 जैसे कि तैसे चलेगा 3x² प्लस 5x प्लस 8। ये जो पोर्शन है आपका, आप देखेंगे कि ये 3 हो जाएगा, x² का कितना? 2x। क्या ये बात आप एक ही बार में समझ पाए? x² का डिफ्रेंसिएशन 2x, पावर आ गया बाहर, पावर में से एक कम किया यानी x का पावर 1 होगा, x लिख दिया मैंने, प्लस 5 बाहर ही रहेगा, x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, प्लस आगे कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0। अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा 6x प्लस 5 होली डिवाइडेड बाई कितना? 3x² प्लस 5x प्लस 8। ये एक जो क्वेश्चन बच गया आप उसको बनाएंगे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे नोट कर चुके हैं, और अब मैं इसको इरेज करता हूँ। अब मैं आपके लिए कुछ होमवर्क दूंगा, आप वो होमवर्क बनाएंगे, और अगले दिन यानी अगला वीडियो मैं तभी बनाऊंगा जब आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि आपने होमवर्क के सारे क्वेश्चंस बनाए हैं। कम से कम 10 कमेंट जब आएंगे, 10 कमेंट, तब जाकर मैं अगले वीडियो को बनाऊंगा। आप मुझे बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा, तो मैं आपको होमवर्क दूंगा, और बाकी जो हमने रूल्स देखे हैं उन रूल्स पे प्रैक्टिस अगले लेक्चर में देखेंगे। अगले लेक्चर में उन रूल्स के बेस्ट एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा। सारे के सारे रूल्स पे कम से कम हम 5 या 6 एग्जांपल्स करेंगे, आपको सारे रूल्स ऐसे ही याद हो जाएंगे, और फिर आप अपने आप को इतना अच्छा फील करेंगे, आपको लगेगा कि वाह, मैथ्स की एक नई दुनिया में आप चले गए, और आपको बड़ा मजा आएगा। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, आप मेहनत कीजिए, और मैं आपको क्वेश्चंस देता हूं, कम से कम 5 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद से आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपने सॉल्व किया कि नहीं। जब आप कमेंट में मुझे बताएंगे तब जाकर के मैं अगले वीडियो को बनाऊंगा। तो क्वेश्चंस आप नोट डाउन करेंगे। फर्स्ट इज y इक्वल टू 2x³ माइनस 6x² प्लस 7x प्लस 5। सेकेंड इज थर्ड इज y इक्वल टू x³ प्लस 1/x³। नेक्स्ट इज y इक्वल टू तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा लेक्चर। आप जब मुझे बताएंगे कमेंट करके कि आपको ठीक लगा, तो मेरा साहस बढ़ेगा, और मैं और अगले लेक्चर को मैं शूट करूँगा फिर। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।